नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में। और इन प्रमुख नगरों की यदि हम बात करें तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो ये कि कौन सा नगर कहाँ पर स्थित है, फिर उस नगर से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी क्या चीज हमें देखने के लिए मिली। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि रेडियो कार्बन डेटा पद्धति और कितने प्रजातियों के, यानी 4 प्रजातियों के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, जिनमें हमने एक जाने थे भूमध्य सागरीय, जिन्हें द्रविड़ कहा गया था, और इन्हें ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। और यदि हम पतन की बात करें तो पतन के बारे में भी हमने जान लिया था कि जलवायु परिवर्तन या बाढ़ जो था वो प्रमुख पतन का कारण बताया गया था। अब हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की, जिसमें से हम बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा की। हड़प्पा। अब एक तो बात यह है कि आपको ज्ञात होगा कि जो हड़प्पा नगर था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर था, इसीलिए इसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था, जो कि हमने बात कर ली थी। प्रश्न ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी हड़प्पा जो नगर था इसकी खोज कब की गई और किस व्यक्ति ने की। तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी खोज 1921 में हुई। और प्रश्न आता है किसके द्वारा या किसने। तो राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी 1921 में। देखिए, मैं लिखते लिखते थोड़ा साइड से हो जाता हूँ, इसलिए हो जाता हूँ ताकि आप लोग भी चीजों को हाथों हाथ नोट करते चले। यदि मैं ऐसे घेर कर खड़ा हो जाऊंगा तो आप कैसे नोट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो खुदाई करवाई थी, यानी उत्खनन खुदाई को हम क्या बोलते हैं, उत्खनन कार्य बोलते हैं। तो सबसे पहले 1921 में इसकी खोज की थी, और सबसे पहले इसकी जो खुदाई कराई थी वो भी राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही खुदाई कराई थी। यानी पहला उत्खनन जो कराया था वो किसने कराया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, यानी जो नाम ऊपर लिखा है वो ही नाम नीचे आएगा। ठीक, फिर बात करते हैं हम कि ये है कहां पर है ये। तो इसके लिए प्रश्न आता है पंजाब प्रांत। और ये कौन सा पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान। और वर्तमान में इसका नाम जो मिलता है, यानी पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत में भी कहां पर, तो इसमें एक जिला पड़ता है जिसको बोलते हैं मोंटगोमरी जिला। जिले का नाम है मोंटगोमरी। और वर्तमान में इस जिले को जो कहा जाता है वह कहा जाता है साहिवाल। और ये साहिवाल जो नाम है वर्तमान नाम है। देखो, इसे छापो, मैं फटाफट दोबारा समझा देता हूँ आपको एक बार और। क्या कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। इसने करी थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। और पहली खुदाई यानी उत्खनन कार्य जो कराया था वो इन्होंने ही कराया था, साहनी ने। और ये कहां पर है हड़प्पा, पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में पड़ता है। और वहां पर एक जिला है जिसको बोलते हैं मोंटगोमरी जिला, और वर्तमान में जिले को साहिवाल नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्या बनते हैं। क्या एक तो प्रश्न ये बनता है कि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यानी हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था, और रावी नदी के भी बाएं तट पर। अच्छा, इसकी जो खुदाई करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, वो किसके निर्देशन में करी थी, जॉन मार्शल के निर्देशन में। यानी उत्खनन जॉन मार्शल के निर्देशन में किया। जॉन मार्शल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि हड़प्पा ऐसा नगर था जिसकी 2 बार खुदाई कराई गई थी, यानी 2 बार उत्खनन कार्य कराया गया था। तो हम लिख सकते हैं इसका
2 बार उत्खनन कार्य कराया गया कराया गया कराया गया। और यदि उस 2 बार की हम बात करें तो यहाँ पर 2 डेटा देखने के लिए मिलती हैं, एक है 1926 और एक 1946। पहली बार 1926 में, दूसरी बार 1946 में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए, पहला हमने जाना था एक तो 1926, दूसरा हमने जाना था 1946। यानी 1926 में जो इसका उत्खनन कार्य कराया था, खुदाई कराई थी, वह कराई थी माधव स्वरूप बक्स ने। और यदि हम बात करें कि 1946 में इसकी खुदाई किसने कराई थी, तो मार्टिन व्हीलर ने इसकी खुदाई कराई थी। यानी उत्खनन कार्य तो माधव स्वरूप बक्स, ठीक है, माधव स्वरूप बक्स ने इसकी खुदाई कराई थी। और 1946 में जो कराई थी यानी उत्खनन, तो वह कराया था मार्टिन व्हीलर ने इसका उत्खनन कार्य कराया था। अब यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि जो हड़प्पा नगर था ना, ये 2 भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में विभाजित था। एक को कहा जाता था पूर्वी टीला और एक को कहा जाता था पश्चिमी टीला। यदि हम बात करें पूर्वी टीले की, तो जो पूर्वी टीला था वह नगरीय टीला था और जो पश्चिमी टीला था वह दुर्गीय टीला था। तो हम लिख सकते हैं हड़प्पा के बारे में, यह 2 भागों में विभाजित था। नंबर एक पहले को बोल देते हैं हम पूर्वी टीला। नंबर 2 पश्चिमी टीला। अब ये पूर्वी टीला जो था ये बसा हुआ था, इस टीले को नगर टीला भी कहा जाता था, इसे नगरीय टीला भी कहा जाता था। और यदि हम बात करें पश्चिमी टीले को, तो ये जो था पश्चिमी टीला एक दुर्ग था। दुर्ग का मतलब समझते हो आप? दुर्ग का मतलब होता है किला, यानी पहाड़ी टाइप का था ये। और यदि हम बात करें तो इसको मार्टिन व्हीलर ने एक संज्ञा दी थी माउंट एबी की। प्रश्न आता है कि माउंट एबी किसे कहा जाता था, तो माउंट एबी जो कहा गया वो हड़प्पा के पश्चिमी टीले को कहा गया माउंट एबी। ठीक है ना, किसने कहा था? मार्टिन व्हीलर ने। लिखेंगे इसे मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं कि ये 2 भागों में विभाजित कैसे था। ठीक है, हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो जैसे कि हमने अभी जाना था कि जो हड़प्पा नगर था वह 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, अब 2 भागों में विभाजित होने की यदि हम बात करें तो पहले आप इसको देख लो ध्यान पूर्वक और इसके बाद में समझाता हूं इसको। ठीक है, ये जो चित्र बनाया हमने, क्या बनाया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिख पा रहा है ऊपर, ये क्या है? ये एक नदी है। और यदि हम बात करें इस नदी की, तो इस नदी का नाम मिलता है रावी नदी। कौन सी नदी थी ये? रावी नदी। और भैया जब नदी होगी तो नदी में क्या चलेगी? उस समय जो चलता था नदी में चलेगी नाव। ठीक है, लो नाव बना देते हैं। और नाव में कौन बैठा है? एक आदमी बैठा। ठीक है, नाव में आदमी बैठा।
और लो भैया, ठीक है। तो नदी में क्या है, ये नाव है, नाव। और उस समय जो यातायात का साधन होता था वह क्या होता था, नाव ही होता था। यदि हम बात करें तो ये पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। और पश्चिमी टीले को क्या कहा गया था, दुर्ग कहा गया था, यानी ये इस तरह से बना हुआ था, मैंने लिख दिया यहाँ पर दुर्ग टीला। और यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता, अन्नागार होता था, ये लिखा है, ये क्या है, ये अन्नागार है, जिसमें के अन्न यानी राशन यानी गेहूं में जो रखी जाती थी, और इसमें जो मिले हमें 12 अन्नागार मिले, लिखा हुआ 12 अन्नागार मिले थे। और यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। और यदि हम बात करें तो इसके ठीक सामने प्रशासनिक निवास होता था, मतलब जो अधिकारी लोग होते थे वो इसके ठीक सामने यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर निवास करते थे। फिर अगर हम बात करें तो इसके ठीक इधर बाएं ओर क्या होता था, एक श्रमिक आवास होता था, यानी जहाँ पर मजदूर वगैरह कार्य करते थे और कार्य करने के बाद यहाँ पर रहते थे। ये श्रमिक आवास है, या हम बोल सकते हैं इसको क्या, मजदूर, मजदूर आवास। इस पर क्या होता था, सीढ़ियां बनी हुई होती थी, और इसके आसपास जो होता था वह चबूतरा होता था। और दूसरी चीज ये जो था, ये पूर्वी टीला था। और इस पूर्वी टीले की यदि हम बात करें तो ये कैसा टीला था, नगर टीला था, नगरीय टीला था, ठीक है, यह नगरीय टीला था। और यहाँ से इसका प्रवेश द्वार होता था। फिर इधर भी बस लोग बसे हुए रहते थे, इधर भी लोग रहते थे इस तरह से, ठीक है, इधर भी लोग रहते थे, ये ऐसा है। और जो सड़कें होती थी वो 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटती थी। तो देखिए ये भी सड़क है और ये भी सड़क है, ये भी मुख्य सड़क है और ये भी मुख्य सड़क है। और जैसे हम बात करें तो ये सड़क जा रही है, ये 90 डिग्री का कोण, ठीक है, ऐसा बनता है ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया ना। तो ये 90 डिग्री के कोण पर यहाँ, यहाँ भी और यहाँ भी 90 डिग्री कोण पर, ये आमने सामने जो है ना, ये घर है बने हुए, ये आमने सामने क्या है, ये घर है बने हुए। तो कहने का मतलब ये है कि पश्चिम में जो था वो नगरीय टीला था, ये इसका प्रवेश द्वार सॉरी पूर्वी टीला। और इधर पश्चिम में जो था ये एक दुर्ग था। और ये रावी नदी के बाएं तट पर, बाया होता है नीचे, वो रावी नदी है, ये रावी नदी, यहाँ पर लिख देता हूँ, रावी नदी, रावी नदी के बाएं तट पर ये बसा हुआ था। अब आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो जिस तरह से इसकी बसावट थी हड़प्पा की, तो इसकी बसावट के आधार पर इसको एक संज्ञा दी गई, यानी इस पद्धति को क्या कहा जाता था, तो इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ग्री पेडल्ट कहा गया है, ठीक है, ग्री पेडल्ट पद्धति। तो मैं लिख देता हूं इसे इसे ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति, सर्कस पद्धति या ग्रीड पैटर्न कहा गया, ठीक। फिर दूसरी विशेष बात जो थी वो क्या थी कि इसमें जो मकान बने हुए होते थे, जैसे ये है एक मकान और ये है मकान, तो मकानों के दरवाजे जो है ना आमने सामने गलियों में खुलते थे, मकानों के दरवाजे हड़प्पा के आमने सामने गलियों में खुलते थे। और एकमात्र लोथल नगर ऐसा था जिसके दरवाजे, मतलब ये तो मकानों के आमने सामने खुलते थे, और लोथल के दरवाजे जो है गलियों में खुलते थे पीछे की तरफ को, यानी पीछे के रास्ते को खुलते थे। प्रश्न आता है मकानों के दरवाजे पीछे को हड़प्पा सभ्यता में लोथल से खुलते थे, ठीक। अब चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अब बात करते हैं हम आगे कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि जो हड़प्पा था इसके दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान थे, लिखेंगे हड़प्पा के दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान थे। और इन कब्रिस्तानों की यदि हम बात करें तो प्रारंभ में जो शवों को दफनाया जाता था वो इस तरह से दफनाया जाता था, ठीक है, प्रारंभ में शवों को इस तरह से दफनाया जाता था। तो यहाँ से कितनी कब्रें मिली, 37 कब्रें, 37 कब्रें मिली, या हम कह सकते हैं कि इन कब्रों का जो नाम था वो नाम था R37, ठीक। लेकिन बाद में क्या हुआ,
इनके दफन की क्रिया में सुधार किया गया। और सुधार की यदि हम बात करें तो तरीके में क्या कहेंगे, बाद में परिवर्तन किया गया। और ये परिवर्तन कैसे किया गया कि शवों को कुछ इस तरह से इस आकार में और फिर ऐसे दफनाया जाने लगा। यानी पहले तो ऐसे दफना रहे थे, ठीक, बाद में ऐसे दफनाने लगे। पहले कबर ऐसे, फिर एक कबर ऐसे, फिर एक कबर ऐसे। तो कह सकते हैं कि अंग्रेजी का एक वर्ड बन गया, अंग्रेजी का एक अक्षर बन गया। हम ऐसा बनाते हैं किसको, एच को। अब यहां से क्या मिले, ये एच क्या है, एक अंग्रेजी यानी रोमन लिपि का वर्ड है, लेटर है। तो कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी लिपि के साक्ष्य हमें कहां से मिले, हड़प्पा के कब्रिस्तानों से मिले। ठीक है, तो लिख देंगे यहां से लिपि के साक्ष्य मिले। लिपि के साक्ष्य जो मिले वो कहां से मिले थे, हड़प्पा से मिले थे, के सैंदव लिपि के। फिर प्रश्न मिलता है कि जो हड़प्पा है इस सभ्यता का उल्लेख हमें वेदों में भी मिलता है। वेदों की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया के नाम से दर्शाया गया है। ठीक है, तो लिख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख वेदों में मिलता है, वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में इसे हरियूपिया नाम दिया गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ से अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि गेहूं व जौ के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, हड़प्पा से। ठीक है, गेहूं व जौ के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, हड़प्पा से। गेहूं व जौ के प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हमें कहां से हुए, हड़प्पा से हुए। फिर प्रश्न ये बनता है कि उत्तम किस्म की जो जौ थी, उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य कहां से मिले, बनावली से। और बनावली कहां पड़ता, हरियाणा में। उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य वनावली और वनावली कहां पड़ता है, हरियाणा में। हरियाणा से प्राप्त हुए। एक पॉइंट की हो गया, एक पॉइंट की हो गया। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो जैसे कि हमने जाना था कि घरों व मकानों के दरवाजे आमने सामने गलियों में खुलते थे। फिर यहीं पर हम बात करें तो लोथल एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क के सामने खुलते थे, यानी लोथल। और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दरवाजा, सड़क के सामने खुलते थे, किसके दरवाजे, लोथल के। फिर यदि हम बात करें तो हड़प्पा नगर ऐसा नगर था कि ये दो भागों में विभाजित था। और कैसे कैसे, इसको हमने अभी जाना भी था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। फिर यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है क्या, कि धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। फिर यदि हम बात करें तो हड़प्पा से हमें एक चीज और प्राप्त हुई जिसको हम बोलते हैं अन्नागार, और मैंने चित्र में यहाँ पर बनाया भी था। अन्नागार की यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, हड़प्पा से अन्नागार प्राप्त हुए। और यदि हम बात करें अन्नागारों की संख्या की तो अन्नागार जो थे वो कितने थे, 12 अन्नागार थे, किसके, हड़प्पा के। ठीक,
और ये हम बात करें अन्नागार की, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी, दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ कि दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी कौन? अन्नागार। फिर यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि भाई जब ये दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी तो सबसे बड़ी पहली इमारत कौन सी थी? तो वो था लोथल का बंदरगाह, जिसे गोदी यार्ड या डाक यार्ड कहा जाता है। तो लिखेंगे सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, तो वो थी लोथल का बंदरगाह, जिसे बोला जाता है गोदी बाड़ा या डाक यार्ड। ठीक है भैया, आपने ध्यान रखना कि सबसे बड़ी जो पहली इमारत थी वह कौन सी थी? लोथल का गोदीवाड़ा। ठीक, फिर यदि हम बात करें तो एक और विशेष चीज, हड़प्पा सभ्यता में एक तो अन्नागार पाया गया जो दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी, और पहली सबसे बड़ी इमारत जो थी वो लोथल का बंदरगाह या जिसको हम बोलते हैं गोदीवाड़ा या डाकयार्ड। फिर प्रश्न बनता है कि एक और जो तीसरी सबसे बड़ी इमारत थी उसका नाम क्या था? स्नानागार, मतलब जिसमें नहाते थे। तो तीसरी बड़ी इमारत उसका नाम था स्नानागार। अब स्नानागार की भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि स्नानागार कौन सा था। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे चलते हैं जल्दी से। प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई? तो सर्वाधिक मोहरें जो प्राप्त हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी। एक तो सर्वाधिक मोहरें और फिर दूसरा अभिलेख युक्त, यानी जिन पर लेख लिखे हुए थे, तो अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। और केवल ये कहे कि सर्वाधिक मोहरें, तो ये भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुई थी। तो हम लिख सकते हैं सर्वाधिक मोहर सर्वाधिक मोहरें अभिलेख युक्त ये कहां से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। मतलब मोहरें अगर सर्वाधिक, चाहे वो अभिलेख युक्त हो या बिना अभिलेख युक्त हो, तो यानी सबसे ज्यादा जो मोहरें प्राप्त हुई थी वो हड़प्पा से ही हुई थी। ठीक है ना? अभी सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो प्राप्त हुई थी, मतलब जिन पर लेख लिखे हुए थे, तो ऐसी मोहरें सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुई थी? तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। अगर पूछे सबसे ज्यादा मोहरें लेख लिखी हुई हड़प्पा से और बिना लेख की और कुछ लेख वाली सबसे ज्यादा ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। तो लिख सकते हैं जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, एक प्रश्न ये बना और एक प्रश्न ये बना, दो प्रश्न यहाँ पर बन गए। अब हम बात करते हैं कि ये जो मोहरें थी हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई, तो ये मोहरें तीन प्रकार की थी। ये तीन प्रकार की थी। अब बात करते हैं भाई तीन प्रकार की थी तो वो कौन कौन सी थी? आयताकार, वृत्ताकार और वक्राकार। ठीक है ना? आयताकार, आयताकार की, वृत्ताकार, वृत्ताकार की और वक्राकार जो गोल होती है। नंबर एक आयताकार, नंबर दो वृत्ताकार, नंबर तीन वक्राकार, और सबसे ज्यादा जो थी वो यही थी, ये सर्वाधिक थी। आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक मोहरें कौन सी थी, तो वो वक्राकार थी। अब हम बात करते हैं अगले नगर की। अगला नगर है हमारा मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है ऋतिक रोशन की, जिसका नाम है मोहनजोदारो। ठीक है, कभी कभी इसे ऐसे भी लिखा हुआ आता मोहन बीच में डैश जो और ये दरो। तो मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला।
शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ है इसका मृतकों का टीला। फिर हम बात करते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, तो 1922 में इसकी खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो है कहां पर स्थित, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और एक जिला पड़ता है लरकाना। ठीक है, खोज लिख देते हैं हम सबसे पहले 1922 में, और इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम क्या था, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। फिर हम बात करते हैं कि ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित का मतलब सिंध प्रांत और जिला लरकाना। सिंध प्रांत का एक जिला है जिसको बोलते हैं हम लरकाना। सिंध प्रांत का जिला लरकाना में यह स्थित है। और यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी उसका नाम था अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत, उसका नाम क्या था, अन्नागार। ठीक है, क्या नाम था, अन्नागार। अन्नागार का मतलब जिसमें हम अनाज रख सकते हो। ये कोठी हो गई, यहाँ पर टोटी, और यहाँ पर अनाज रखा हुआ होता था। ठीक है, कोठी होती है नहीं जिसमें हम अनाज वगैरह रखते हैं, इस तरह से। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, आगे चलते हैं। तो अभी हमने जाना कि जो मोहनजोदड़ो है उसकी सर्वाधिक बड़ी इमारत जो थी उसका नाम था अन्नागार। और यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा यानी सर्वाधिक स्थल या सार्वजनिक स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो को देखो, मैं मोहनजोदड़ो मैं MJD लिख रहा हूँ, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, सबसे बड़े सार्वजनिक स्थल की हम बात करते हैं तो उसका नाम मिलता है स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहा गया। स्नानागार, ठीक है, या ग्रेट बाथ, मतलब जो नहाने का होता है ना उसकी हम बात कर रहे हैं, स्नानागार। ठीक है, कैसे कि इस तरह से बना हुआ था ये, ठीक, इस तरह से। और यदि हम बात करें तो यहाँ से कोई आदमी जाएगा ये, और इसमें क्या करेगा, नहाएगा। ठीक है, ये नहाएगा, आदमी जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लगी हुई थी, सीढ़ियां लगी हुई थी आने व जाने के लिए। और इसमें क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा भैया। जब पानी भरा हुआ होगा तो पानी में कौन नहाएगा, व्यक्ति ही नहाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या था, स्नानागार था। फिर इसके निकास के लिए भी यहाँ पर सीढ़ियां, और सीढ़ियों के साथ में पानी के पाइप भी निकालने के लिए लगे हुए थे। अब यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि जो स्नानागार था ये गहरा कितना था, तो गहरा था 8 फीट गहरा। फिर यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न ये बनता है कि ये जो स्नानागार था इसकी लंबाई कितनी थी, तो भैया 49 फीट इसकी लंबाई थी। फिर बात करते हैं कि ये चौड़ा कितना था, तो चौड़ाई की यदि हम बात करें तो 23 फीट ये चौड़ा था, 23 फीट चौड़ा था। तो यहाँ से हमने एक तो चीज ये जानी, जो स्नानागार था इसकी लंबाई 49 फीट, गहरा 8 फीट और चौड़ा 23 फीट था। फिर आगे प्रश्न क्या बनता है, यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से किसी भी प्रकार की कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कहां से नहीं मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। MJD लिखा है मैंने, कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं कि साक्ष्य किस चीज के मिले, तो यहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसको बोलते हैं मातृ देवी की मूर्ति। यहाँ से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है या प्राप्त हुई है, मिली है या प्राप्त हुई है, कहां से, मोहनजोदड़ो से। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था,
तो मुख्य व्यवसाय था कृषि करना और उसका व्यापार करना, यानी कृषि करो और उसको बेचना दूर जाकर के। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यवसाय क्या था? कृषि और कृषि के साथ में व्यापार। ठीक है, कृषि और व्यापार ये दोनों मुख्य व्यवसाय था हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। और एक प्रश्न ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी और इसके साथ साथ कृषि प्रधान सभ्यता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता, एक प्रश्न तो ये बना कि कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। दूसरा कृषि प्रधान सभ्यता थी। कौन? हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि यहाँ से हड़प्पा से मोहरें तो प्राप्त हुई, और मोहरें जो होती थी 3 प्रकार की होती थी, वृत्ताकार, आयताकार और वक्राकार। और सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली थी वो वक्राकार की मिली थी। लेकिन एक और मोहरें होती थी जो होती थी बेलनाकार, और बेलनाकार मोहरों की यदि हम बात करें तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से, या फिर बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी मेसोपोटामिया से। और मेसोपोटामिया जो थी वो दजला फरात नदी के किनारे बसी हुई और सबसे प्राचीन सभ्यता थी। तो हम लिख सकते हैं बेलनाकार मोहरें जो प्राप्त हुई थी वो कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हुई थी, या मेसोपोटामिया, मेसो लिख दिया मैं, ठीक है। मेसोपोटामिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। और बात करते हैं कि क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिले। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है, और तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। अब यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसे पशुपति की मोहर कहते हैं। अब ये मोहर कैसी थी, देखिए समझ लीजिए। ये मोहर ऐसी थी कि ये चारों तरफ से इस तरह से थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और यदि हम बात करें तो ये भैया, ठीक है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इस व्यक्ति के चारों तरफ यानी इधर 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 4 पशुओं के चित्रों का अंकन मिलता है। यदि उन पशुओं के चित्रों के अंकन की हम बात करें तो इधर एक हाथी है और यहाँ पर एक भैंसा है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? एक गैंडा है। फिर एक पशु इसके नीचे मिलता है जिसको बोलते हैं हम क्या? बाघ। यहाँ पर बाघ है और यहाँ पर गैंडा है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2 हिरन मिलते हैं। एक हिरन यहाँ पर मिलता है और एक हिरन यहाँ पर मिलता है। और इसका ये इतना वाला भाग जो है ना, ये टूटा हुआ है, ठीक है। ये वाला भाग टूटा हुआ है, यानी टूटा हुआ भाग। फिर प्रश्न बनता है कि ये जो मोहर थी, इस मोहर को जो संज्ञा दी गई थी वह पशुपतिनाथ की मोहर की संज्ञा दी गई थी। और यहाँ पर इसके बीचों बीच में एक मछली बनी हुई होती है, ठीक है। क्या बनी हुई होती है? एक मछली। इसे मोहर की बात करते हैं। मोहर, पशुपति की मोहर, पशुपति की मोहर इसको नाम दिया गया। फिर यदि हम बात करें तो इसको जॉन मार्शल ने एक संज्ञा दी है जिसको बोला गया पशुपतिनाथ यानी आद्य शिव की प्रतिमा। जॉन मार्शल ने क्या कहा है? जॉन मार्शल यानी आद्य शिव की संज्ञा दी है सर, आद्य शिव की संज्ञा दी है, या हम कह सकते हैं पशुपतिनाथ की मोहर कहा गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ से
कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से कांस्य की नृत्यका की मूर्ति प्राप्त हुई है, MJD, कांस्य की नृत्यका की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर बात करते हैं कि यहाँ से एक दाढ़ी मूछ युक्त व्यक्ति मिला है जिसे मंगोलियन पुजारी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यहाँ से एक दाढ़ी मूछ युक्त व्यक्ति की प्रतिमा मिली है जिसे मंगोलियन पुजारी की संज्ञा दी गई है। समझ लीजिए अब पहले बात को कि मोहनजोदड़ो से एक कांस्य युगीन नृत्यका की मूर्ति मिली, अर्थात नाचने वाली कांस्य युगीन सभ्यता थी, और एक दाढ़ी मूछ युक्त यानी एक व्यक्ति की प्रतिमा मिली है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का चित्र है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसकी आंखें हो गई, यहाँ पर नाक हो गई, तो यहाँ पर जो है एक तो उसकी दाढ़ी थी इस तरह से, ठीक है, क्या थी, उसकी दाढ़ी थी, और साथ ही साथ उसकी मूछें भी थी। तो दाढ़ी मूछ युक्त व्यक्ति की प्रतिमा मिली है, और इसको कहा गया क्या कि यह एक मंगोलियन पुजारी था। फिर प्रश्न बनता है कि हड़प्पा से और क्या क्या प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी यहाँ पर एक विद्यालय भी था, पढ़ाई का कार्य भी होता था, जब लिपि थी तो पढ़ाया भी जाएगा। फिर हाथी का कंकाल पशु या हाथी का कंकाल तंत्र भी यहाँ से मिला, मतलब हाथी, अब हाथी जानते हैं तो प्रकृति के जीव जंतु हैं, ये तो होते ही होंगे, तो हाथी का कंकाल मिला। फिर यदि हम बात करें तो तांबे को गलाने की भट्टी भी यहाँ से मिली। इन सारी चीजों को नोट करके लिख लीजिए। नंबर 1 महाविद्यालय के साक्ष्य मिले, नंबर 2 हाथी का कंकाल मिला, नंबर 3 तांबे के गलनांग की यानी गलाने की भट्टी यहाँ से मिली, और कपास के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। कहाँ से? हड़प्पा से कपास के साक्ष्य मिले, और कपास के साक्ष्यों के साथ साथ सूती वस्त्रों के साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले। फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न यह आता है सबसे पहले कपास की खेती किन लोगों ने की होगी? तो सबसे पहले जो कपास की खेती की थी वो हड़प्पा के लोगों ने ही की थी। ठीक है, सबसे पहले कपास की खेती जो की थी, सबसे पहले कपास की खेती वो हड़प्पा के लोगों ने की थी। ठीक है ना, हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती की थी। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, यूनानियों ने इसे जो कहा था वो सिंडन कहा था। सिंडन मतलब उन्होंने सिंधु तो नहीं कहा, सिंधु, और सिंधु का मतलब सिंडन। यूनानियों ने इसे क्या कहा? सिंडन। यहाँ पर लिख देता हूँ, यूनानियों ने क्या कहा? सिंडन कहा, सिंडन। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा। फिर एक प्रश्न बनता है कि कपास की खेती के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से यानी हड़प्पा से मिले। दूसरे कपास की खेती के साक्ष्य जो मिले वो नाल, हरियाणा से मिले। कपास की खेती के साक्ष्य नाल, और ये कहाँ पड़ता? हरियाणा, यहाँ से भी मिले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका पहला भी। जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। तो दोस्तों अगले नगर की यदि हम बात करें तो एक तो चनहुद्रो और एक मिलता है लोथल। इनको पहले से ही मैंने यूं लिख दिया कि वीडियो काफी लंबा हो जाता। ठीक है, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं।
लोथल की बात करें तो चनूदड़ो की बात करें, चनूदड़ो कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सारी चीजों को नोट कर लीजिए, लो स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो और इन सबको जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लिख लो, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, चनहुदड़ो कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई? 1930 और 31 में। किसने करी? एनजी मजूमदार ने इसकी खोज करी। एनजी मजूमदार का पूरा नाम नानी गोपाल मजूमदार। फिर हम बात करते हैं कि चनहुदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। इसका जो उत्खनन कार्य यानी खुदाई कराई गई थी वो 1935 में अर्नेस्ट मेके द्वारा, ठीक है, अर्नेस्ट मेके के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई। और चनहुदड़ो जो था यह एक औद्योगिक नगर था, मतलब यहाँ पर उद्योग धंधे का कार्य होता था। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? किस चीज के साक्ष्य मिले? मनके के हार मिले, मतलब मोती के हार, जिसको मनके के हार बोलते हैं। और पित्तल की इक्का गाड़ी, यानी जो पीतल धातु होती है उसकी इक्का गाड़ी मिली। फिर प्लास्टिक, सॉरी लिपस्टिक प्लास्टिक बोलते हैं, लिपस्टिक है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले तथा हाथी के दांतों के खिलौने या हाथी की अस्थियों के खिलौने, जिसको हाथी खिलौना कहा गया, ये मिले चनहुदड़ो से। और चनहुदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत। फिर हम बात करते हैं लोथल की। लोथल जो है वह कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है, यानी कहाँ पर है? ये भारत में है। लोथल भारत में है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। में लिखा हूं नदी और फिर लिखा हूं भोगवा नदी, भोगवा के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। फिर लोथल से किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं भैया? एक तो नाव मिली है, मतलब नाव के साक्ष्य है। घोड़े की मृण मूर्ति, यानी घोड़े की मृण मिट्टी की मूर्ति मिली है। चावल के प्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं वह लोथल से मिलते हैं। बाजरे के प्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं वह भी लोथल से मिलते हैं। और ये लोथल जो था यह एक औद्योगिक नगर था, जैसे चनहुदड़ो औद्योगिक नगर था, ये लोथल भी औद्योगिक नगर था। फिर हम बात करते हैं कि चक्की के दो पार्ट जो मिले हैं ना, जो पीसने वाली चक्की होती है ना, हाथ की चक्की के दो पार्ट यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से बाट यानी माप तोल के जो बाट होते हैं ना, क्या 1 किलो 2 किलो, तो बाट के साक्ष्य और मनके के कारखाने, मोती मनका का हार, मनके के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए। और लोथल का सबसे बड़ा जो इमारत थी वो थी डाक यार्ड या गोदीवाड़ा, या जिसको हम बोलते हैं बंदरगाह। और क्या साक्ष्य है? एक समुद्री देवी की मूर्ति मिली, जिसको सिकोत्री माता कहा जाता था। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, मतलब यहाँ पर एक मानव की खोपड़ी मिली और उस खोपड़ी में यानी छोटे छोटे छिद्र यानी छेद हुए थे, जिससे ये प्राप्त होता था कि यहाँ पर खोपड़ी पर जो है यानी चिकित्सा की जाती थी। तो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य है यहाँ से मिले। फिर युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब स्त्री और पुरुष को दोनों को एक साथ दफनाना, युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो यहीं से मिले हैं। और लोथल की जो खोज हुई थी वो 1954 में हुई थी। और खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। और इसकी जो खुदाई कराई थी वो कराई थी 1957 में, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और ले लो स्क्रीनशॉट। चलो इससे आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है। ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, काम का पढ़ो, कामयाब पढ़ो। यहाँ से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप पीसीएस की परीक्षा भी निकाल सकते हो, इतना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पीसीएस की तैयारी वाला। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। बस ये दो काम कर दो, लाइक वाइक मत करो, मुझे लाइक से कोई मतलब नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन दबा दो, ठीक है। तो बने रहिए अपनी जिगरी क्लास में, अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आपसे विदा। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम इसको समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद और जय हिंद।